नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बड़ा लक्ष्य और बड़ी तैयारी। बीजेपी का इन दिनों देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है और चुनाव के बीच सदस्यता अभियान बीजेपी के लिए अहम साबित होने वाला है, क्योंकि जनता क्या चाहती है और जनता का क्या मूड है, इसको समझने के लिए नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ेगा। और बीजेपी का मकसद साफ है कि उपचुनाव में कोई चूक ना हो, लक्ष्य भी क्लीन स्वीप हो। लिहाजा संगठन को ऊपर से लेकर नीचे तक मजबूत करना पहला लक्ष्य है। और ये टारगेट इसलिए भी अहम है क्योंकि राजस्थान को 1.25 करोड़ नए सदस्य जोड़ने हैं। बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती पर फोकस है। लोकसभा चुनाव में ऐसे कई बूथ थे जहां बीजेपी को 10 वोट से भी कम वोट मिले थे। लिहाजा बीजेपी इस बार पन्ना प्रमुख तक पर फोकस कर रही है और पूरे लवाजमे के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरेगी। यही तैयारी पर रखने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेताओं के साथ बैठक की। तो क्या मान लिया जाए कि सदस्यता अभियान से बीजेपी का चुनाव में कल्याण होगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। आप कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है, इसमें जोड़ तोड़ होता ही है, घटाने का काम कोई नहीं करने वाला। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। चर्चा में शामिल है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, भी प्रवक्ता है कांग्रेस से। बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रदीप आपका भी। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी मौजूद है। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा सदस्यता अभियान को लेकर, क्योंकि बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है, इसलिए शुरुआत आशीष जी आपसे ही करते हैं। सदस्यता अभियान बीजेपी ने पहले भी चलाया, लगातार सदस्यों को जोड़ रही है और यही वजह है कि करोड़ों की तादाद में सदस्य बढ़ रहे हैं। 1.25 करोड़ का लक्ष्य लेकर भी बीजेपी चल रही है। लेकिन जब टाइमिंग को लेकर बात होती है तो सवाल उठता है कि अभी उपचुनाव की भी तैयारियां, लेकिन साथ ही साथ सदस्यता अभियान, क्या फोकस है बीजेपी का? और टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसे लेकर क्या कहेंगे? अभी ही सदस्यता अभियान को क्यों बढ़ाया जा रहा है? श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक कल्चर है। और अगर हम चुनावों की बात करें तो भारत में चुनाव एक नियमित अंतराल में होते रहते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, अभी 2 प्रांतों का चुनाव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का। उसके बाद में महाराष्ट्र का चुनाव आ जाएगा, झारखंड का आ जाएगा, दिल्ली का आ जाएगा, बिहार का आ जाएगा। लगभग हमारे देश में हर साल चुनाव चलते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारी पार्टी एक विशेष पार्टी है जिसका अपना एक स्ट्रक्चर है। तो हम नियमित अंतराल में हमारी सदस्यता अभियान करते हैं। इसके पहले भी हमने सदस्यता अभियान किया है, चाहे हम 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें। और इस बार जो हमारा सदस्यता अभियान हो रहा है, इसमें हमने अपना एक लक्ष्य तय किया है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में हमने 1 करोड़ 20 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे। और श्वेता जी, आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं उनको भी एक पर्टिकुलर गैप के बाद दोबारा उनको सदस्य बनना पड़ता है। और मान के चलिए, उपचुनाव से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगर हमारा ये जो अभियान चल रहा है सदस्यता अभियान, क्योंकि हमारा जो अभियान है ये सर्वस्पर्शी होगा, सर्वव्यापी होगा, तो चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होगा। लेकिन चुनाव के दृष्टिकोण से ये अभियान नहीं चल रहा है, ये पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लक्ष्य तय किया है, चाहे राजस्थान की बात कर लें, चाहे हम देश की बात कर लें। आप ये कह रहे कि बीजेपी के अंदर निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है और ये होता रहता है, क्योंकि एक वक्त के बाद वापस काउंटिंग होती है। ऐसा नहीं कि एक बार सदस्य बन गया श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी का एक कैलेंडर होता है। उस कैलेंडर में हमको एक नियमित अंतराल के बाद सदस्यता अभियान करना पड़ता है। सदस्यता अभियान के बाद हमारे संगठन के चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र देश में ऐसा राजनीतिक दल है जिसका की एक स्ट्रक्चर है और जिसका की एक कल्चर है। बाकी पार्टियों में देखिए, अधिकतर पार्टियां देश में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, चाहे हम आरजेडी की बात कर लें, चाहे कोई और पार्टी की बात कर लें, चाहे डीएमके की बात कर लें, ये सब वो राजनीतिक दल हैं जो एक परिवार के द्वारा बंधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसका की अपना एक पूरा कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा संगठन है ऊपर से लेकर के नीचे तक। और सदस्यता में भी जो है, हमने चाहे हम प्रदेश स्तर की बात कर लें, चाहे हम जिला स्तर की बात कर लें, चाहे विधानसभा स्तर की बात कर लें, चाहे हम मंडल स्तर की बात कर लें, शक्ति केंद्र से लेकर बूथ स्तर तक हमने इसको लेकर के अभियान चलाया हुआ है। अपने लक्ष्य को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही बीजेपी इस अभियान के तहत। बिल्कुल। देखिए श्वेता जी,
अगर हम एज ऑफ टुडे की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं और ये हमारा अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। और महासंपर्क अभियान तो हमारा आज ही प्रारंभ हुआ है, जिसमें हमारे सभी बड़े नेता जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए ठीक है, 15 अक्टूबर तक का वक्त और इसलिए बड़ा लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। प्रदीप जी का रुख कर लेते, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी। अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका स्ट्रक्चर है, जो कल्चर है, जो दूसरी पार्टियों में नजर नहीं आता, क्योंकि पारिवारिक पार्टियां हैं, कांग्रेस भी इसमें शामिल। लेकिन अब सदस्यता अभियान तो बीजेपी चल रही, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ना और एक किसी भी पार्टी के लिए बड़ी बात होती है कि आपके सदस्यों की संख्या बढ़ती है। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? और कांग्रेस पर सवाल हमेशा उठता है, जब संगठनात्मक रूप पर मजबूती की बात की जाती है तो बीजेपी हमेशा एक कदम आगे रहती है। कांग्रेस इस अभियान को कैसे देख रही है और क्या कांग्रेस को लगता है कि इस उपचुनाव में जो होने वाले हैं 6 सीटों को लेकर, उसमें इसका बेनिफिट कुछ बीजेपी को मिलेगा? श्वेता, अभी भाजपा की प्रवक्ता ने जो सारी बातें भी कही है उसमें अगर गौर करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, सदस्यता की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने पहले भी 11 करोड़ जो सदस्य बनाए थे वो मिस्ड कॉल से बनाए थे, आपको ध्यान हो। उनका कोई बायोडाटा नहीं है इनके पास कोई विस्तृत विवरण नहीं है। कांग्रेस ने जब मेंबरशिप कैंपेन किया था तो हमने डिजिटल फॉर्मेटिंग करके उनसे बाकायदा ओटीएस का नंबर लेकर के हमने उनको वेरीफाई किया था। तो हमने सदस्यता डिजिटल फॉर्मेट में की थी और उन सबका ब्यौरा कांग्रेस पार्टी के पास। अब सवाल यह है कि अगर कार्यकर्ता इतना महत्वपूर्ण है और सदस्यता इतनी बड़ी चीज है तो मुझे बताइए 2024 के चुनाव में कांग्रेस के 10 नेताओं को इन्होंने क्यों राज्यसभा के टिकट दिए, क्यों लोकसभा के टिकट दिए? राज्यसभा में, लोकसभा में आरएसएस को इन्होंने बायकॉट किया। आरएसएस को मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब से बायकॉट कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाए हुए हैं। और आज वर्तमान में आरएसएस की प्रॉब्लम क्या है? आज भागवत मोदी जी से 6 दिन बड़े हैं, मात्र 6 दिन बड़े हैं। और ये उन दोनों का एक लीडरशिप क्लैश, दोनों संघ प्रचारक रहे हैं, दोनों साथ साथ बने हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री बने मोदी जी ने तो भागवत जी के समय से ही उनको आरएसएस को कॉर्नर किया। 12.5 साल के राज में उन्होंने आरएसएस को किनारे बिठाया और अब दिल्ली में आकर उन्होंने कांग्रेस से छोड़े नेताओं को उन्होंने राज्यसभा भेजा है, लोकसभा का टिकट दिया है, लोकसभा का टिकट दिया है। अगर सदस्यता इतनी महत्वपूर्ण है तो मुझे बताइए कि दल छोड़कर आए लोगों को भाजपा ने किस तरह राज्यसभा में भेजा, लोकसभा में भेजा? अगर यही उनकी नीति है तो फिर कार्यकर्ता कितने बना लें आप जिनका कोई कमिटमेंट नहीं। जब आप संवाद नहीं करते, कार्यकर्ता से मिलने की बात नहीं करते, कार्यकर्ता के साथ कोई आप संवेदनशीलता के कोई संपर्क नहीं रखते तो कोई कार्य कितने बना ले आप, इनसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता महत्वपूर्ण पार्टी के लिए है या नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मैंने एक उदाहरण दिए, ये साबित करते हैं कि ये लोग मौका परस्त राजनीति करते हैं और अमित शाह और मोदी जी ने अपने उससे पहले एकलव्य जी का रुख करना चाहेंगे। चलिए ठीक है प्रदीप जी, आपने जो कहा उस पर मैं रिएक्शन जरूर आशीष जी का लूंगी, लेकिन उससे पहले एकलव्य जी, क्योंकि दोनों की बातें आपने सुनी। सदस्यता अभियान को लेकर सवाल, लक्ष्य कैसे बीजेपी लेकर चल रही है, लेकिन जो इसी को लेकर सवाल प्रदीप जी ने भी उठाए। लेकिन एकलव्य जी, विश्लेषक होने के नाते कितनी इंपॉर्टेंस आपको लगती है सदस्यता अभियान की आज के वक्त में, इसकी टाइमिंग की, उपचुनाव के मद्देनजर क्या इसे जोड़कर देखा जाए? क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा उपचुनाव में? देखिए श्वेता जी, जिससे पहले कि मैं उपचुनाव पर आऊं, इसके 2-3 पहलू हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है कि अगर हम पीछे जाएंगे 2013 में जब मोदी जी ने उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया था और उनकी टीम ने जब भाजपा की कमान संभाली थी एक तरह से, तो उससे पहले जो भाजपा के सदस्य थे और आज जितने भाजपा के सदस्य हैं उसमें लगभग 2.5 गुना का फर्क आया है। लेकिन परंतु हम देखेंगे और उसका परिणाम हमने 2014 और 2019 के चुनावों में देखा भी, परंतु 2024 में जो लगभग 300 सीटों से घटकर भाजपा 240 पर इस बार रुक गई। तो मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा कि इस बार भाजपा ने यह तय किया है कि जो पहले से सदस्य बने हुए हैं वो भी दोबारा सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अब जो आंकड़ा निकल कर आएगा उससे एक तरह से ये भाजपा के लिए एक इंटरनल लिटमस टेस्ट भी है कि क्या वाकई में उनकी लोकप्रियता में भी कोई कमी आई है अगर उतने मेंबर नहीं बने जितने पहले बने थे। और दूसरा, जहां तक कि अपन बात कर रहे थे उपचुनाव की, कोई भी चुनाव हो, ये एक अपॉर्चुनिटी तो होती है कार्यकर्ताओं के लिए कि वो नीचे जाके ग्रास रूट पे डायरेक्ट लोगों से संवाद करें। और इसके बहाने यदि अगर उनको जाके लोगों से संवाद करने का अवसर मिलता है तो वो उनकी समस्याओं को भी समझेंगे, उनकी इश्यूज को भी समझेंगे और उसको नेतृत्व तक पहुंचाकर उस पर कार्य भी करेंगे। तीसरी बात, जहां तक बात रही आरएसएस की, आज मोहन भागवत जी का जन्मदिन भी है और आज के जब ये बात करी जा रही है कि
उनमें मतलब लीडरशिप क्लैश की बात कर रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो बिल्कुल ही निस्वार्थ होकर उसको कोई लालच नहीं होता किसी पद का या किसी आप कह सकते हैं कि पावर का। तो आरएसएस की एक लीडरशिप क्लैश को लेके आरएसएस बीजेपी की बैकबोन है, जो कि उनको ये सदस्यता दिलवाने में भी और कार्यकर्ताओं को नीचे ग्रास रूट पे लोगों से इंटरैक्ट करने। आरएसएस हमेशा क्यों रहती है जी? राहुल गांधी बोलते हैं तो आरएसएस निशाने पर, कांग्रेस बोलेगी तो आरएसएस निशाने पर। क्योंकि राहुल गांधी तो देखिए लंदन में जाके सदस्यता दिलवा ही रहे हैं ना लोगों को। आज उन्होंने इल्हान ओमर के साथ उन्होंने मीटिंग करी है। इल्हान ओमर वो सेनेटर हैं वहां की यूएस की जिन्होंने पीओके में जाके कहा था कि भारत जो है वो एक तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट आतंकवादी गतिविधियां करता है। अगर उसके साथ जाके वहां पे वो न जाने किसकी मेंबरशिप लेने के लिए इस तरह की मीटिंग्स करके किस अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं या कौन से मेंबर यहां पे बनाना चाह रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस को डिसाइड करना है। प्रदीप जी देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल यह है कि अगर ये बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ क्या बिना बुलाए चले गए थे? अगर इस तरह की बातें होती हैं तो राष्ट्राध्यक्ष ने कोई बात की है या हमारी लोकसभा के जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कोई बात की है तो संपर्क करने गए हैं। वो व्यापक स्तर पर दुनिया के लोगों से बातचीत करने गए हैं, उसमें लोग उनसे मिले भी हैं। सवाल इस बात का है कि विचार विमर्श करना बुरा नहीं है, लेकिन देश के प्रति अब संजीदा विचार रखना, देश के लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ बात हो तो इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे विरोधी विधान सकता है हो। अगर बात करना चीत करना उसमें कोई दोष नहीं है। बात ये नहीं है, बात यही है कि फिर नवाज शरीफ की बात भी ध्यान रखिए कि बिना बुलाए राष्ट्र की इज्जत को उन्होंने दांव पे लगाया। प्रदीप जी एक कमेंट और इस पर आपने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन अगर किसी की भावना ही देश के खिलाफ हो तो क्या उससे बात करने की जरूरत है? ये तो आपका परसेप्शन है, ये आप मानते हैं। अगर देश का नेता कहीं बाहर जाता है और लोग उससे बातचीत करना चाहते हैं, सुनिए, ये विचारधारा की बात है। अगर देश का नेता देश से बाहर जाता है और उससे लोग मिलना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं, तो मना कैसे किया जा सकता है? अब बातचीत होगी, चर्चा होगी, लेकिन देश की जो मुख्य धारा है, देश जो प्राथमिकता है, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। चलिए ठीक है, आशीष जी। देखिए श्वेता जी, प्रदीप जी कह रहे हैं देश से कोई समझौता होगा नहीं। अब चूंकि हम डिबेट आज राहुल गांधी जी पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये विषय लाना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने वहां पे बोला है सिख समुदाय के लिए, क्या वो कांग्रेस का विचार है? मुझे बताइए, किसको डर लगता है? बताइए प्रदीप जी, आप किसको डर लग रहा है? कौन से सिख समुदाय है जिसको डर लग रहा है कि कड़ा पहनने से डर लग रहा है, उसको पगड़ी पहनने से डर लग रहा है भारत में? मतलब राहुल गांधी जी इतनी अनर्गल बातें कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति जो देश में नेता प्रतिपक्ष है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और आप उसका बचाव कर रहे हैं। यहाँ पर आप उसकी लोकप्रियता से परेशान हैं। अरे कौन सी लोकप्रियता की बात कर रहे हैं? लोकप्रियता से परेशान हैं। कोई परेशान नहीं है। अपोजिशन लीडर विपक्ष का नेता है, कोई परेशान लोकप्रियता को लेकर क्या व्याकुल है? सवाल इस बात का नहीं है कि जिस तरह का संदर्भ आगे लोगों ने लिया, जिस तरह के लोगों ने बातचीत की है, जिस तरह का समुदाय में इकट्ठा हो रहा है और जिस तरह से उनसे बातचीत कर रहा है, आपकी समस्या है कि आप राहुल गांधी की लोकप्रियता से परेशान हैं। लोकप्रियता को लेकर परेशान है। राहुल गांधी आज विधान का नेता है, उसने जमीन दिखाकर नेतागिरी की है। प्रदीप जी, अब सवाल इस बात का नहीं है, सवाल बहुत है, सवाल विचारधारा की बात है, दुनिया के लोगों को बोलना की मजबूरी है, अपनी विचारधारा से पार्टी की धारा से लोगों को बचाना है, चाहे वो अमेरिका की बात हो चाहे देश की बात हो। अच्छी बात है, लेकिन प्रदीप जब इसी को कहते हैं, आप ये मानते हैं परसेप्शन कि आपका हो सकता है राहुल गांधी को लेकर, लेकिन सबके विचार राहुल गांधी को लेकर आपके जैसे हो, तो ऐसा भी तो जरूरी नहीं ना। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल देखिए, हम अपना परसेप्शन, हमारी पार्टी का सबसे परसेप्शन सवाल के जवाब दुनिया को बता रहे हैं। आप सिर्फ सवाल ही सवाल कर रहे हैं। वहां गए, लोगों ने हमको बुलाया है, तो हम देश की प्राथमिकता पार्टी वहां रखेंगे। सवाल इस बात का नहीं है, हम भाजपा का विरोध आज भी करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? विरोध जहां करते हैं तो हम विदेश में भी भाजपा का विरोध करेंगे। इस बात पर मतलब कैसे हो सकता है? चलिए सुनिए एक मिनट। पहली बात तो कांग्रेस का मंच नहीं, दूसरी बात है कि कल भी ऐसा ही होता है। मैं कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूं। करेंगे, अगर मेरा नेता अमेरिका में जाके कोई बात अपनी कह रहा है तो पार्टी का स्टैंड है, वो पार्टी का स्टैंड है, उस पर नहीं ऐसे विश्लेषण होगा। नहीं, आपके कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा। मेरे नेता ने अपनी पार्टी का दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा है। मेरे नेता ने पार्टी का दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा है, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता। हमारा दृष्टिकोण, पार्टी का दृष्टिकोण, राहुल गांधी का जो भी मत है
है वो हमने दुनिया के सामने रखा है, और ये बात दुनिया में पूरे मीडिया ने दिखाई है। ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का मीडिया भारतीय जनता को नहीं दिखाता, उसकी बात नहीं करता, लेकिन अमेरिका में दुनिया भर के मीडिया ने उनकी बात को प्रचारित किया है और सत्यता सामने लाकर रख दी है। इसलिए मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। देखिए, दुनिया भर का मीडिया है, आप अकेला मीडिया की जो मोनोपोली है वो हिंदुस्तान में है, आपके पास इतने मुद्दे मीडिया की मोनोपोली देश में हो सकती है, विश्व में नहीं हो सकती है। इसलिए आपकी परेशानी है कि राहुल गांधी के सारे वक्तव्य दुनिया के सामने आ रहे हैं, और यही इनकी परेशानी है। मैम देखिए, कांग्रेस की परेशानी क्या हो चुकी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस कहते तो हैं कि वो गांधी जी की विचारधारा और आदर्शों पर चलते हैं, और गांधी जी ने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया ये कहते कहते कि स्वदेशी पहनो, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी करो। परंतु एक नेताजी थे इस देश के जो पत्नी ही विदेशी ले आए, और उसका परिणाम देश आज तक भुगत रहा है, और यही राहुल गांधी जी की सच्चाई है। अगर आप इस तरह की बातें करने लगेंगे तो इसका अंत नहीं है। मैं अगर लिस्ट गाने लगूंगा अभी कि आपके नेता मुद्दे पे बात करिए। आपका विदेश मंत्री आपका क्या कर रहा है, आप यहाँ की बात करने लगते हैं, मुद्दे पे बात करिए। और अगर प्रदीप जी आप ही बात करेंगे तो दूसरा भी ऐसे जवाब देगा, दूसरा भी ऐसे जवाब देगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो, अगर प्रदीप जी ऐसे नहीं सुनेंगे तो सब बात करेंगे तो ऐसा ही बात होगा। आशीष जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, हम बात सदस्यता अभियान पर कर रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड क्या है, कांग्रेस क्या कर रही है, आप उसके बारे में बताइए कि पार्टी राजस्थान में क्या कर रही है। अगर राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो देश का श्वेता जी, अभी हम बात कर रहे थे सदस्यता अभियान की, वेरिफिकेशन की बात करते। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी सदस्य बने हैं सबका वेरिफिकेशन होता है। प्रदीप जी लिख लीजिए आप। और जहां तक कार्यकर्ता की बात है, मोबाइल के मिस कॉल से मेंबर बनते हैं तो नहीं हो सकता, सुनिए तो सही, नहीं हो सकता। सुनिए तो आप ही ने कहा मिस कॉल दीजिए, मेंबर बनिए, सुनिए, उससे किसी भी वेरिफिकेशन होता है, मेंबरशिप का डाटा नहीं मिलता, वेरिफिकेशन होता है। आपका तरीका इस तरह का था कि आप मेंबरशिप का बिलीव करते हैं, आपने उसका डिजिटल प्रमाण पत्र की बात नहीं की। आपके पास किसी कार्यकर्ता कोई लेखा जोखा नहीं है, आपके पास कोई लेखा जोखा नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं कि अब हमने दोबारा मेंबरशिप को रिन्यू करने के लिए, अब आप खुद कह रहे हैं कि आपने डिजिटल मेंबरशिप को रिन्यू करने के लिए नहीं करना चाहते, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डाटा नहीं है, इनके पास डाटा नहीं है, इनके पास आप बात सुनिए, पुराने मेंबर्स का डाटा इनके पास नहीं है। सुनिए, आपको क्या पता है कि नहीं है, आपको क्या पता, चिल्लाइए, आप ये तरीका नहीं होता, ये तरीका नहीं होता, ये तरीका नहीं होता। दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि मोबाइल मिस कॉल देकर मेंबर बन जाइए और डाटा आपका मिल जाएगा। नहीं करेंगे, दोबारा क्यों बना रहे हैं मेंबरशिप? मुझे पता है, मुझे बताइए, अगर डाटा होता तो इसकी जरूरत नहीं थी। हमारे पास डाटा है, देखिए डिजिटल फॉर्म में हमने मेंबरशिप की थी, आपने नहीं की। आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, खत्म हुई, अब इनको भी बोलने देंगे। बिना तथ्यों के बहस करने से यही होता है। फैक्ट ये है कि बीजेपी का ये जो सदस्यता ग्रहण करने का जो अभियान है, इसमें मिस्ड कॉल देने के बाद एक फॉर्मेट बना हुआ है, जो कि मिस्ड कॉल देने के बाद जिसने भी वो मिस्ड कॉल दिया है उसको रिसीव होता है, उसको भरना होता है, और वो एग्जामिन करने के बाद सदस्यता दी जाती है। तो ये कह देना, नहीं तो ये क्यों नहीं बन गए मेंबर? बहुत सारे कांग्रेस प्रवक्ता है ना, मेंबर बन के और यहाँ पे दिखा दें कैसे मेंबर बना जाता है बीजेपी का। ये तो नहीं हो रहा। यहाँ पे बड़ा आसान है ना, अगर उसमें फ्लॉ है, अगर बीजेपी के उस सिस्टम में अगर फ्लॉ जानना ही चाहती है ना आप श्वेता जी, तो मैं आपको बताता हूँ फ्लॉ क्या है। फ्लॉ ये है कि बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसने भी इस सदस्यता अभियान के लिए एक टारगेट रखा है 50 लाख नए मेंबर बनाने का, यानी कि 50 लाख मुसलमानों को मेंबर बनाने का। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप देखिए कि 4 करोड़ घरों में से जो 36% घर बना के दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो मुसलमानों को दिए गए, जबकि उनकी जनसंख्या सिर्फ 14-15% है। और इसी तरह से सारी स्कीम्स में होता है। परंतु वोट कितने मिले भाजपा को? रामपुर करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहां पे लगभग करीब 1200-1300 घर है, वहां पे 512 नए घर बना के दिए मोदी जी ने गरीबों को, जहां पे सिर्फ मुसलमान रहते हैं, वहां पे 0 वोट्स मिले। अच्छा ठीक है, तो जब ये सब करने के बाद वोट्स नहीं मिले तो क्या सदस्यता ग्रहण करने से वोट दे देंगे? बीजेपी का तरीका है, सदस्यता अभियान चला रही है, सदस्य बढ़ा रही है, बीजेपी से जोड़ रही है, बीजेपी के परिवार को बड़ा कर रही है। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए आपको क्या लगता है कि उनकी भी कोई कोशिश है या उनके तरीका अलग है? नहीं, मैं समझता हूं कि राहुल जी एकदम सही स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं। उनका एक पर्टिकुलर देश विरोधी
ताकतों से फंडिंग उठाने का एक तरीका है, जिसके लिए वो बाहर जाके जिस तरह के अभी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उससे उनको फंडिंग मिलती है। लेकिन ये उनके लिए नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देश के लोग भी तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। नहीं तो देश में तो देख ही रहे हैं ना, 3 टर्म्स हो गए उनके नेतृत्व में, क्या हुआ है? 3 टर्म्स में 3 जनरल इलेक्शंस में मिलाकर उनको इतनी सीटें नहीं आई जितनी भाजपा को अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस में आई है। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो उनके मेंबर और वोटर्स बढ़ाने में कितनी एफिशिएंट है वो पूरे देश ने देख लिया है। 15 अक्टूबर तक का लक्ष्य रखा है और 15 अक्टूबर तक जैसा कि आपने बताया कि अभियान चल रहा है, जो लक्ष्य रखा गया आपको लगता है कि वो आसान होगा बीजेपी के लिए हासिल करना, कि सदस्यों को जोड़ना इस तादाद में? क्योंकि आपने भी कहा कि चुनाव से इसका लेना देना नहीं है और ये वक्त है और इसलिए लोगों को जोड़ना है, अभियान के तहत सदस्य बनाना है और इसलिए बीजेपी इस पर कोशिश कर रही है, फोकस कर रही है। श्वेता जी, जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में हमने 2014 में 83 लाख सदस्य बनाए थे और 2019 में हमने 58 लाख नए सदस्य बनाए थे, क्योंकि जिनको 2014 में सदस्यता मिली उन्होंने दोबारा अप्लाई नहीं किया था। यहाँ पे हमने सबके लिए ओपन किया है और जो हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ 20 लाख का, वो हम बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश से लेकर के बूथ स्तर तक कड़ी मेहनत कर रहा है, जनसंपर्क कर रहा है और एक एक क्षेत्र में जा रहा है। और जहां तक अभी प्रदीप जी ने कार्यकर्ता की बात की थी, हमने एक बहुत खाटी कार्यकर्ता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। प्रदीप जी, आपकी पार्टी में कोई कार्यकर्ता सोच भी नहीं सकता, केवल जिसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, जिसका स्टेचर बड़ा होता है, ये वही बीजेपी सोच की बात सकता हो गई, है। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। प्रदीप जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे। तो फिर हरियाणा में टिकट आपने बांटे हैं, वहां क्यों छोड़ रहे हैं? हरियाणा में आप कार्यकर्ता हैं तो वो क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? किसको टिकट नहीं मिल रहा है तो मुझे बताइए। अगर कार्यकर्ता बात करते हैं, आपने बनाया तो हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में कैसे आपके कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक पार्टी छोड़ के आप पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं? अगर कार्यकर्ता प्रमुख है तो ये स्थिति क्यों बन रही है? मुझे बताइए, जवाब दीजिए ना मुझे। आप मुझे जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर में देखिए, वहां भी आपकी यही हालत है। आप कार्यकर्ता की बात करते हैं लेकिन कार्यकर्ता आपकी बुक में है ही नहीं, क्योंकि संवाद ही नहीं है कार्यकर्ता से आपका। इसलिए कार्यकर्ता को बात करके आप कार्यकर्ता को बरगलाते हैं, उसको मुगालते में रखते हैं। लेकिन सवाल वही है कि मोदी और शाह अपनी मनमर्जी पार्टी चला रहे हैं, जिसे खामियाजा भुगत रहे हैं और इसीलिए आप 2024 के लोकसभा चुनाव में जमीन पर आए हैं। चलिए ठीक है, देखिए सदस्यता अभियान पे बात थी, लेकिन मेरा सवाल आपसे कांग्रेस को लेकर था, लेकिन आपने वक्त बीजेपी में ही अपना दे दिया, तो अब इसलिए मेरा सवाल भी वहीं रुक जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अहम है, सदस्यता अभियान बीजेपी चला रही है, क्या इससे चुनाव में कल्याण होगा यानी फायदा होगा? बीजेपी मान रही है कि होगा, लेकिन सवाल ये भी है कि चलिए सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को ज्यादा जोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या इसके टक्कर में उतनी कोशिश कर रही है प्रदेश में संगठन को मजबूती को लेकर, या फिर सिर्फ बीजेपी पर फोकस करके बीजेपी पर ही सवाल कर रही है? क्योंकि अगर सवाल किया जाता है तो टारगेट में मीडिया भी आ जाती है, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूंगी कि चाहे बीजेपी प्रवक्ता हो, कांग्रेस प्रवक्ता हो, अगर मुद्दे पर बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन क्या कह रहा है, किस पर कह रहा है और किसके लिए कौन कितनी अहमियत रखता है, यानी आप जो कह रहे हैं वो किस पर ज्यादा वक्त दे रहा है, ये भी नजर आता है। बहरहाल इतना जरूर है कि कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी उपचुनाव के मद्देनजर तैयारियां कर रही है। अब देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है, किसकी मेहनत उसको नजर आती है और किस पर भविष्य नजर आता है, और इन 6 जो उपचुनाव की सीटें होंगी वो किसके खाते में जाएंगी। लेकिन अपनी अपनी कोशिश अपने अपने स्तर पर दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।